हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टैट में हमारा 13 नंबर चैप्टर दैट इज सैम्पलिंग एंड सैम्पल साइज कंप्यूटेशन फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च। उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियोस जो भी हम डाल रहे हैं हेल्पफुल लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। इस वीडियो में हमें ये चैप्टर शुरू किया है जब हमें पता है कि हमें सैम्पलिंग कैसे करनी है, सैम्पल साइज कैसे निकालना होता है। उससे पहले कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो हमें पता होने चाहिए। आई होप आपको वो पता ही होंगे क्योंकि हम बहुत बार यूज कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो पहला वर्ड है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ आइटम्स दैट हैविंग वन और मोर कॉमन करेक्टरिस्टिक जिनमें हो उनको हम पॉपुलेशन बोलेंगे या फिर उसको यूनिवर्स बोला जाता है। दैट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग पॉपुलेशन, और वी कैन से दैट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। जब आप जैसे आपने बोला कि डायबिटिक पेशेंट, तो डायबिटिक पेशेंट जितने भी हैं, अगर आप इंडिया की बात करें तो डायबिटिक पॉपुलेशन जितनी भी है, मेल फीमेल बच्चे बूढ़े जितने भी, वो सब पॉपुलेशन में आएंगे। ठीक है। और जब हम सभी पॉपुलेशन के सभी तरीके की पॉपुलेशन को ऐड करते हैं अपनी एक स्टडी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सेंसस, जिसको हम जनगणना बोलते हैं, मतलब उसमें क्या करते हैं पूरे, जैसे इंडिया में भी सेंसस जो होता है हर 10 ईयर्स पे, तो वो क्या करते हैं हम पूरी पॉपुलेशन की, क्या उनका नाम है, क्या फैमिली मेंबर्स हैं, क्या वो करते हैं, उनका हर तरीके के स्टेटस जानते हैं, तो वो होता है सेंसस। पॉपुलेशन हमने बात की। फिर आता है सैंपल। सैंपल क्या है? इस पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, या फाइनाइट मेजरेबल, मतलब पॉपुलेशन जो हमारी होती है वो फाइनाइट हो सकती है नो डाउट, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो तो उसको हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी करना है तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगता है। तो उसी चीज को रिड्यूस करने के लिए, मतलब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको इजी बनाने के लिए, कॉस्ट कम लगे, टाइम कम लगे, इसके लिए आप क्या करते हो, पॉपुलेशन में से कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोगों को चुन लेते हो जिसके ऊपर आप वो स्टडी करोगे। दैट इज कॉल्ड सैंपल, और सैंपल मस्ट बी द गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। अब जिस मेथड से आपने इस पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ किया, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 10 लोग हैं, सपोज करो, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आपके पास 10 लोग हैं सपोज, उनमें से आपको 3 को स्टडी करना है, तो इन पहले 3 वालों को उठा लिया अपनी मर्जी से क्योंकि आपके ये कोई नॉन थे। तो इस तरीके की आप रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते ना। तो सैंपल के लिए कुछ, सैंपल ड्रॉ करने के लिए कुछ मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग मेथड, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। यानी सैंपल ड्रॉ करने के लिए जो मेथड लगते हैं दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग मेथड्स। और स्टैटिस्टिक क्या होता है? द वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल। इस सैंपल की जो भी, जैसे हमने एक सैंपल ड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर हम कोई डायबिटिक मेडिसिन की या फिर सीओपीडी के लिए कोई मेडिसिन की रिसर्च करें, जो भी आप एक मेडिसिन पे आप रिसर्च कर रहे हो, आपने ये सैंपल उठाया, इस पे आपने कैलकुलेट करना कुछ शुरू किया, तो स्टैटिस्टिकल कैटेगरी आप अप्लाई करते हो और उसका स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, प्रोपोर्शन, ये सब निकालते हो। तो जो ये वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। सैंपल की जो भी वैल्यू कैलकुलेट आपने की उनको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ठीक। दूसरा एक पार्ट होता है हमारा पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? दैट इज द वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनाइट डिफाइंड पॉपुलेशन। जब आप फाइनाइट डिफाइंड पॉपुलेशन से जब आप कैलकुलेट करते हो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, वो हमारा पैरामीटर बोला जाता है। जब आप सैंपल से ड्रॉ करते हो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो जब आपके हम सैंपल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सैंपल जब आप ड्रॉन करते हो, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो उसके पास 2 मेन कैरेक्टर तो होने चाहिए जो, तभी आप उसको अच्छा सैंपल बोलोगे। वो 2 कैरेक्टर क्या है? फर्स्ट इज प्रिसीजन, सॉरी, फर्स्ट इज प्रिसीजन, सेकेंड इज अनबायस्ड करेक्टर। प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब बिल्कुल शुद्ध जिसको बोलते हैं प्रिसाइज। सैंपल साइज के रिगार्डिंग हम प्रिसीजन की बात करते हैं, तो सैंपल साइज डिपेंड ऑन द प्रिसीजन। सैंपल साइज उसका प्रॉपर होना चाहिए। ऑर्डिनरी हम क्या लेते हैं कि 30 से कम होना नहीं चाहिए, 30 से कम होगा, एक्चुअली ऐसा बोला जाता है सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा
प्रिसीजन उतना ज़्यादा होता है और उसमें एरर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, मतलब बायस होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो जितना ज़्यादा सैंपल साइज उतना अच्छा स्टडी, ऐसा बोलते हैं। तो प्रिसीजन मतलब उसके सैंपल साइज पे डिपेंड करता है प्रिसीजन। और प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या है? प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल। सैंपल का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय एस, यानी एस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। तो प्रिसीजन अंडर रूट एन है, यानी आपने अगर जो किसी भी ग्रुप का सैंपल साइज है अगर आपने वो 4 गुना बढ़ाया, दैट मीन्स उसका प्रिसीजन डबल हो जाता है। समझ आया आपको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। तो आपने किसी भी आपके स्टडी ग्रुप में सपोज अब 10 पेशेंट थे, आपने 4 गुना उसको बढ़ा दिया, ठीक है, 4 गुना बढ़ा दिया मतलब 40 सैंपल साइज हो गया अब आपका। तो आपका प्रिसीजन डबल हो जाता है, जितना प्रिसीजन पहले आना था उससे 2 गुना हो जाएगा। तो प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। जब आप बात करते हो कि सैंपल साइज, जब क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा के लिए जब हमें निकालना होता है कि हमें कितना सैंपल साइज चाहिए, जैसे आप कोई भी स्टडी कंडक्ट करते हो तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना अपनी मर्जी से आज आपका मन किया कि आज मैं 5 पेशेंट पे स्टडी कर लेता हूँ, कल 20 पे कर लूंगा, इस टॉपिक पे इतने पे। तो वो ऐसे अपने मन के हिसाब से नहीं होता। आइडियली कर लेते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में आपको कैलकुलेट करके ही करना चाहिए कि पर्टिकुलर स्टडी के हिसाब से कितना प्रिसीजन होना चाहिए, यानी कितना सैंपल साइज होना चाहिए। तो फॉर क्वांटिटेटिव डेटा पहले हम पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए तो जो हमारा जो अलाउेबल एरर है, कितना अलाउड है एरर, उसके लिए उसका फॉर्मूला है हमारा दैट इज एस डी, यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को हम म्यू से जो है वो डिनोट कर रहे हैं। तो अंडर रूट एन कितना हो गया? 2 म्यू ई, या फिर एन इज इक्वल टू 4 म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर। यानी सैंपल साइज अगर आपको निकालना है और अगर आपको अलाउेबल एरर पता है, स्टैंडर्ड जो डेविएशन है पता है, तो आप सैंपल साइज निकाल सकते हो। जैसे कि ई की वैल्यू अगर सपोज 1 हो और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 है, तो जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो एन इज इक्वल टू 100, यानी आपको सैंपल साइज कम से कम 100 तो लेना ही चाहिए। इतना लोगे तब आपका प्रिसीजन अच्छा होगा, मतलब प्रिसाइज होगी आपकी वो वैल्यू, यानी वो सैंपल साइज ना कम है ना ज़्यादा है, वो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का। तो उसके हिसाब से जो भी आप वैल्यूज़ निकालोगे वो आप पॉपुलेशन पे भी जनरलाइज कर सकते हो। ये है क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। अब जब हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा हो, क्वालिटेटिव डेटा हो तो उसके लिए फॉर्मूला एन इज इक्वल टू 4PQ डिवाइड बाई ई स्क्वायर, ठीक है। 4P मतलब पॉजिटिव करेक्टर है और Q मतलब 1 माइनस P, E इज द अलाउेबल एरर। तो इस तरीके से हमें जो सैंपल साइज है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे वो हमने फॉर्मूला बता दी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए। और सैंपल साइज के अकॉर्डिंग ही उसका प्रिसीजन डिसाइड होता है, एंड प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर किसी हमने सैंपल साइज जो है वो 8 गुना कर दिया तो उसका प्रिसीजन कितना हो जाएगा? तो उसका क्या 8 गुना कर दिया मतलब क्या, 8 को अंडर रूट करेंगे तब उनका प्रिसीजन हम बता पाएंगे। तो इस तरीके से प्रिसीजन कितना होता है सैंपल साइज का वो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो। देन है अनबायस्ड करेक्टर, मतलब जब भी हम सैंपल कैलकुलेट करते हैं तो कुछ ना कुछ बायस हो ही जाता है। हमें अपना रिजल्ट अच्छा निकालना हो, जैसे हमने 2 ग्रुप डिवाइड किए, एक ए ग्रुप है एक बी ग्रुप है, ठीक है। तो बी ग्रुप में हम दे रहे हैं प्लेसिबो, हमें पता है, और ए ग्रुप में हम अपनी मेडिसिन दे रहे हैं। जैसे कि हम सीओपीडी पे रिसर्च कर रहे हैं तो सीओपीडी के लिए हमने एक मेडिसिन बनाई सीओपीडी ए इस नाम से, सपोज इसको प्लेसिबो दे रहे हैं। अब हमारे पास कोई पेशेंट आया जो हमें अभी अपनी स्टडी में लेना है और उसको बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अभी अगर हमारे पास कोई सैम्पलिंग टेक्निक ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इसको सिम्टम आ रहे हैं, तो इसको मैं ना इस ग्रुप में रख लेता हूँ जिसमें ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि प्लेसिबो में रखोगे वैसे भी ज़्यादा रिजल्ट नहीं आने वाला। तो आपने इसको क्या किया, अपनी मर्जी के लिए, अपना रिजल्ट अच्छा है उसके लिए आपने इसको ए में डाल दिया। एक आया था जिसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं,
तो आपने उसको प्लेसिबो में रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप चीज़ें एरर खुद क्रिएट कर रहे हो, मतलब बायस हो रहे हो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, लेकिन जब भी आप सैंपल ड्रॉ करते हो तो सैंपल के लिए बायस नहीं होना चाहिए, मतलब अनबायस्ड होना चाहिए आपका सैंपल, ठीक है। जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज होती हैं मेनली उन, या फिर जिनमें सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, वो उनमें बायस को रूल आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम बात करें प्रोस्पेक्टिव स्टडीज की, यानी जैसे आज से लेके आप आगे स्टडी करने वाले हो, तो आप अपनी स्टडी को अच्छा बनाने के लिए उसमें उसका अच्छा कुछ रिजल्ट निकल के आए, उसके लिए बायस को कम कर सकते हो। लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है, जब आपको पास्ट में जाके चीजें करनी है, वहां पे बायस को निग्लेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में डिफिकल्ट है रूल करना बायस को, और प्रोस्पेक्टिव स्टडी में हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल जो भी स्टडी हम कर रहे हैं उनमें थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। हमें सैंपल साइज पता चल गया, कैसे कैलकुलेट करना है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के लिए। सैंपल जो भी आप निकालोगे वो उसका दो तरीके से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वो प्रिसाइज होना चाहिए और अनबाइज्ड कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि जो हमारा सैंपल है, सैंपल साइज आप निकाल रहे हो, सैंपल साइज हो गया, लेकिन सैंपलिंग मेथड क्या है। सैंपल आपने सोच लिया कि 100 पेशेंट चाहिए, लेकिन वो 100 पेशेंट इस 1000 पॉपुलेशन में से, 1000 लोगों में से कौन से आपको 100 लेने इंक्लूड करने हैं स्टडी में, कौन सा मेथड यूज करना है, वो हमें कौन बताती है, सैंपलिंग टेक्निक्स, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।